भारत का संविधान संविधान सीरीज का ये नया एपिसोड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया है। भारत का संविधान कोई रातों रात बनने वाली कोई चीज नहीं थी, या जिसको हम 2 साल 11 महीने 18 दिन का टेन्योर कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का टेन्योर था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर था, लेकिन भारत का संविधान बनाने की जो कशमकश है, जो यात्रा है, वो बहुत पुरानी है। ये करीब करीब 30 सालों की एक मेहनत है, जिसके बाद हमारे हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आया। ये भी बात फैक्ट है कि करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंसेस लेके हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा संविधान तैयार किया था। लेकिन ये यात्रा शुरू कैसे हुई? क्या आजादी के वक्त ही हमें याद आया कि हमें हमारा संविधान बनाना है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये यात्रा 1950 से करीब करीब 30 साल पहले शुरू हो चुकी थी। इस यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ावों की बात करते हैं आज। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की जो शुरुआत हुई थी वो मोंटागू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 बहुत मशहूर है, उससे हुई थी, जिसको एनालिसिस करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन आया था, जिसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए लाला लाजपत राय ने वो बहुत मशहूर मूवमेंट किया था, गो बैक साइमन, साइमन भारत वापस जाओ वाला, जिसमें लाला लाजपत राय जी की 2 पुलिस वालों ने लाठी मार मार के हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने भी उसमें अपना सहयोग दिया था, इस बात सबको पता है। तो वो जिसका एनालिसिसमेंट करने के लिए आया था, वो 1919 में एक सुधार आया था, वो था मोंटागू चैम्सफोर्ड सुधार। उस सुधार के अगेंस्ट में हाथों हाथी भारत में एक एक्ट तैयार हुआ था, और उसे एक्ट को कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट 1920। अब मैं आपको एक मोटा मोटी बात बताता हूं कि उस वक्त हिंदुस्तान में कई ऐसे ब्रिटिशियंस भी थे जो भारत की आज़ादी के पक्ष में थे, भारत के वेलफेयर के पक्ष में थे। भारत की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अपना एक एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिया था, सक्रिय भागीदारी भी दी थी, और उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है एनी बेसेंट का। सेंट एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हुई है। जब एनी बेसेंट यहाँ पर हिंदुस्तान में थी, तब उन्होंने एक महिलाओं का संगठन बनाया था भारत के अंदर, उसका नाम था वुमेन इंडिया एसोसिएशन। वुमेन इंडिया एसोसिएशन में करीब 255 महिलाएं थी जो सारी एक्टिविस्ट थी। भारत की संविधान को या भारत के अंदर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बात होने की बात को जो शुरू किया इस वुमेन इंडिया एसोसिएशन ने किया। इसलिए जब भारत के संविधान की जब बात आती है और लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, नो डाउट BN राव साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन भारत की महिलाएं भी कहीं कम नहीं थी। इस बात की जो शुरुआत की गई थी वो भारत की महिलाओं द्वारा की गई थी। इसलिए आज भारत के संविधान को बात करते हुए सबसे पहले भारत की महिला शक्ति को भी हमें प्रणाम करना होगा, क्योंकि उन्हीं ने इस बात की शुरुआत की थी। वैसे ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट 1920 था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो 255 महिलाओं ने किया था, शुरू बनाया था, और इस एक्ट को हम हमारे भारत के संविधान को लिखने की शुरुआत के रूप में मानते हैं। उसके बाद अगला पड़ाव आता है बहुत मशहूर नेहरू रिपोर्ट 1928 की। नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जो दुनिया के बहुत मशहूर बैरिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के अगेंस्ट में एक एक्ट बनाया गया 1920 में, जिसे अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1930 में खारिज कर दिया था कि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। एक्चुअली वो बहुत प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील एक्ट था उसके अंदर। वैसे उसके अंदर एक जो खामी
जिसको भगत सिंह ने भी बोला था कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर जो बहुत प्रमुख बातें कही गई थी, उसकी एक खासियत थी जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत खूबसूरत दो चीजें हैं, और वो जो थी वो एक तो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उसके अंदर की गई थी, बोलने की आजादी। तो वो जो बात की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और दूसरा इक्वालिटी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, इसको अपन इनकार नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी की बात और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उस नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। नेहरू जी को, मोतीलाल नेहरू जी को चैलेंज किया गया था कि आप संविधान बना के बताएं, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसे खारिज कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। लेकिन वो नेहरू रिपोर्ट थी जिसके दो प्रमुख भाग जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी आज हमारे संविधान के बहुत प्रमुख भाग हैं। उसका अगला और तीसरा पड़ाव आया गोलमेज, 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद में भारत के अंदर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत बड़ा एक्ट था, ये एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट था जिसके अंदर बहुत सारे सुधार किए गए थे। और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि जब तक 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब भारत के अंदर जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो काम करता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही काम कर रहा था। वो रिप्लेस किया 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले यही एक्ट भारत के अंदर लागू था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। इसकी दो खूबसूरत बातें जो थी वो ये थी कि हमने पहली बार इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचे को अपनाया गया। क्योंकि भारत एक बहुत विशाल का कंट्री है, तो इसके अंदर जैसे आज राज्य सरकारें भी होती है, अलग से चुनाव होते हैं, और केंद्र सरकार भी होती है, तो इस तरह से एक संघीय ढांचा, एक फेडरल सिस्टम को अपनाया गया था। जैसा अमेरिका में भी एक फेडरल सिस्टम है, उसी तर्ज पे भारत के अंदर भी एक फेडरल सिस्टम अपनाया गया था। और इसकी शुरुआत जो है 1935 एक्ट के थ्रू हुई थी। और इसमें बेसिकली दो तरह के फेडरल सिस्टम है। जैसे आज की डेट में राज्य होते हैं और केंद्र सरकार होती है, वैसे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रिंसली स्टेट्स वो जहां राजघराने होते थे, वहां पर वॉइसरॉय गवर्नर अपॉइंट करता था, और उस गवर्नर के अंडर में वहां पर रूल्स होते थे। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर डायरेक्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय का डायरेक्ट रूल होता था, जैसे आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। गवर्नर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, गवर्नर के अंदर एक विधायिका का प्रावधान रखा गया, जिसके अंदर डेमोक्रेटिकली वोट के द्वारा कुछ इंडियंस चुन के आने लगे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। और वो वैसे वोट का अधिकार सारे आम नागरिकों को नहीं दिया गया, कुछ लोगों को दिया गया। लेकिन कह सकते हैं अपन के 1935 एक्ट जो है वो हिंदुस्तान में एक तो फेडरल सिस्टम की शुरुआत थी, जो आज हमने अडॉप्ट किया है, और आज 70-72 सालों से हम लोग उसको चला रहे हैं। और दूसरा डेमोक्रेसी की एक छोटे लेवल पे शुरुआत जो हुई वो 1935 एक्ट के थ्रू हुई। तो वहां पर हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रावधान वहां पर किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर सुधार किए गए। और 1950 26 जनवरी तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो भारत पे एज ए लॉ एंड ऑर्डर वर्क करता था। 1950 के बाद इसको नल एंड वाइड कर दिया गया था। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1947 एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो भी भारत की आज़ादी का एक पूरा एक्ट नहीं था। उसके अंदर एक पेज था, उस पेज को हटाया था आर्टिकल 395 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है। 26 जनवरी को हम एक वीडियो लेकर आएंगे आर्टिकल 395 के ऊपर, और बताएंगे आपको वो कहानी कि वो पेज क्या था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, और वो क्यों इंपॉर्टेंट था 1950 में। उसके बाद हम एक संप्रभु हुए। और इसी तरह से ये जो 1935 एक्ट था वो डोमिनियन स्टेटस की बात करता था, आधे राज्य की ही बात करता था। और वो जब नल एंड वाइड हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हम भारत के लोग, हमारा संविधान लागू हुआ, तब ये मुकम्मल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए।
भारत की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस डोमिनियन स्टेटस का जो दाग था वो हटा। 1935 एक्ट जब रिप्लेस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तब कहीं जाकर हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। 26 जनवरी को आर्टिकल 395 के बारे में हम लोग आपके लिए स्पेशल दिलचस्प बात लेकर आएंगे। वो वीडियो देखना मत चूकिएगा। लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। लाइव लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।